पाकिस्तान में जब लेट्स से कि अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसके लिए डू और डाई सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 3 से 4 अटेम्प्ट है, मतलब एक बार फेल हो गए उसके बाद दोबारा कर सकते हो, दोबारा कर सकते हो, मतलब सिस्टम काफी फॉरगिविंग है। डेमोक्रेसी मेरे ख्याल से आइडियल है एक, मतलब तो प्रैक्टिकल जो है ना वो पावर पॉलिटिक्स होती है। हाउ टू मेजर द पब्लिक पल्स इन चाइना, के चाइनीज जो हैं इस सिस्टम को, चाहे कितनी उनकी इकोनॉमी डेवलप हो गई हो, चाहे डू दे सपोर्ट द सिस्टम और दे वांट सम फ्रीडम, सम डेमोक्रेसी। अस्सलाम वालेकुम। आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनका नाम है रियाज खोकर। रियाज खोकर मास्टर स्टूडेंट्स हैं गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के। उसके साथ साथ रियाज ने 5 साल काम किया है थिंक टैंक में एज अ फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट, और उसके साथ साथ आपने जितनी भी बड़ी न्यूज आउटलेट्स हैं उनके लिए आर्टिकल्स लिखे हैं, जिस तरह साउथ एशिया मॉर्निंग पोस्ट, अल जजीरा और द न्यूज। तो सबसे पहले रियाज, वेलकम टू द शो। और उसके साथ मैं राइट अवे आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा कि आप अगर अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर कर सकें कि आपने अपनी जो फील्ड है यहाँ तक आप कैसे पहुंचे, और उसके साथ साथ आप ये बता सकें हमारी ऑडियंस को कि आपने स्वीडन को क्यों चूज किया अपनी हायर एजुकेशन के लिए। थैंक यू ये अपने शो पे बुलाने के लिए। मैं काम कर रहा था थिंक टैंक का, पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं। थिंक टैंक मतलब उसमें फॉरेन पॉलिसी वगैरह और सिक्योरिटी इश्यूज, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वेपन है इस पे जो पॉलिसी बनती है, या ओवरऑल जो रिलेशंस होते हैं दुनिया के साथ, उन पे मेरा लिखने का काम, बोलने का काम, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, ये वो सेमिनार्स, वो हम प्रोग्राम बनाते थे, फिर आर्टिकल्स भी लिखते थे। तो ये मेरा काम था। ये कोई 5 साल मैंने एक थिंक टैंक में इस्लामाबाद में किया। उसके बाद एक और थिंक टैंक में गया, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज पे काम किया। फिर वहाँ क्योंकि मैं अप्लाई कर रहा था स्कॉलरशिप्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो फिर स्वीडन में हो गया था मेरा एडमिशन। तो उसके बाद फिर वो छोड़ के मैं स्वीडन आ गया। स्वीडन मैंने क्यों सिलेक्ट किया, टू बी ऑनेस्ट, स्वीडन मैंने, एक तो स्कॉलरशिप दे रहे थे सबसे सबसे अहम और सबसे ज़रूरी। बाकी यूएस में फुल ब्राइट और यूके जाने के लिए कॉमनवेल्थ और उनका शेवनिंग प्रोग्राम होता है ना। अब उसका सीन यह था कि वो अगर आप करते भी हैं तो आपको मतलब लाजमी तौर पे वापस आना होता है पाकिस्तान, एटलीस्ट 1 साल के लिए। तो अच्छा। मेरा ये सीन था कि यार अगर यहाँ इस तरफ मैं जाता हूँ तो मुझे वापस लाजमी आना पड़ेगा, और मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं डिग्री करके वापस पाकिस्तान जाऊँ, क्योंकि मेरा पर्पज़ ये था कि मैं पाकिस्तान से निकल रहा हूँ तो मतलब आगे की सोचूं, पीछे ना हूँ। और पीछे मतलब इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ पे मुझे लगता है कि ज़्यादा होंगी। और फाइनेंशियली भी पाकिस्तान में आपको पता है, मतलब आप कोई सी भी जॉब करें, चाहे 19वीं ग्रेड वाला हो, उसको कितनी होगी ये, 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह होगी। तो आप कुछ भी कर लें, 1-2 लाख मैक्सिमम, कोई 3 लाख का कर लेता होगा अर्न। तो यहाँ पे तो आराम से, मतलब फाइनेंशियली भी और बाकी करियर के हिसाब से भी आई थिंक यहाँ पे प्रोस्पेक्ट ज़्यादा है। और यहाँ पे खैर आने के बाद, वो खैर बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो पर्पज़ ये था यहाँ पे आने का, स्वीडन में अप्लाई करने का और यहाँ आने का। अच्छा, आपकी जर्नी तो बहुत अमेजिंग है। तो इसी से मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूं कि आपने अपनी बैचलर्स पाकिस्तान से किया, तो जब अभी आप अपना मास्टर्स जो है स्वीडन में कर रहे हैं, तो अगर आप दोनों एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करें तो आपको क्या, मुझे तो आपको यही लगता है कि स्वीडन ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि कंपेयर, यार यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस है, और ग्रेड्स वगैरह यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ की जो बात है वो ये कि ग्रेड्स पे फोकस नहीं करते। यहाँ के टीचर्स हों या फिर यहाँ की जो जॉब मार्केट है, उनका ग्रेड्स पे नहीं, उनका क्रेडिट आवर्स पे फोकस होता है कि आपने ये वाला कोर्स या इतने क्रेडिट्स आपने किए हैं कि नहीं, ये इनका फोकस है। इसका एक फ़ायदा ये है कि ज़्यादा में भी मेहनत ना करनी पड़ती हो, कुछ बंदों को सिर्फ क्रेडिट्स ही पूरे करने हैं। दूसरी मतलब इसमें यह भी है कि इसमें आपके अपने ऊपर आ जाता है सारा कुछ, कि आप सिर्फ क्रेडिट्स पे फोकस करना चाहते हैं या फिर आप अच्छे ग्रेड्स और अच्छी कॉम्पिटेंस बिल्ड करना चाहते हैं, अच्छी लर्निंग आप करना चाहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू।
पाकिस्तान में भी तकरीबन अपने ऊपर ही डिपेंड करता है सब कुछ। कुछ लोग आखिरी रात पढ़ के रट्टा मार के कर लेते हैं, कुछ लोग फिर पढ़ते रहते हैं ये वो। बट मेरे ख्याल से यहाँ पे भी आपके ऊपर है और पाकिस्तान में भी आपके ऊपर होता है। लेकिन पाकिस्तान में फ़र्क ये है कि वहाँ पे ग्रेड्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। पाकिस्तान में नहीं, यूएस में भी, बाकी मुल्कों में, आई थिंक यूके में भी ग्रेड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे साथ लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं ना, इनकी सीवी मैंने देखी तो सीवी में ग्रेड्स लिखे होते हैं इन्होंने, विच मीन्स के ग्रेड्स की इंपॉर्टेंस है। और कुछ मैंने जॉब एडवर्टाइजमेंट्स देखी जो कि यूएस के थिंक टैंक्स वगैरह पब्लिश करते हैं, तो वो ग्रेड्स पे फोकस करते हैं। एक वो लाइन होती है कि आपकी इतनी ये होनी चाहिए, ये यहाँ पे सीन नहीं है। और दूसरा है कि पाकिस्तान में वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, लाइक एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं आपको। यहाँ पे ये कि पूरे सेमेस्टर में मतलब 2 करने हैं, वो भी डिवाइड करके, पहले 3 मंथ्स में एक, फिर दूसरे 3 मंथ्स में दूसरा। तो इस लिहाज से काफ़ी स्ट्रेस फ्री है। और यहाँ पे अगर आप असाइनमेंट कोई मिस भी करते हैं, कोई फाइनल असाइनमेंट है, कंपलसरी असाइनमेंट, तो आपको ये बहुत ज़्यादा चांस देते हैं कि आप दोबारा उसको सबमिट करें इम्प्रूव करके। कोई मतलब ये नहीं कि आप फेल हो जाएंगे ये वो। तो काफ़ी इस लिहाज से सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है, या लीनियंट कह लें आप। इस लिहाज से पाकिस्तान में थोड़ी सी सख्ती है, टीचर्स भी सख्त होते हैं पाकिस्तान में। टीचर्स की आपको वो करनी पड़ती है अपने नंबर भी बढ़ाने के लिए, और वैसे भी अच्छा होता है कि टीचर, यहाँ पे तो आप टीचर आपसे नाम भी नहीं पूछता मैक्सिमम। कोई पहले दिन कोर्स में कोई पूछ लिया किसी टीचर ने, बाकी तो वो नाम की परवाह भी नहीं करते कि किसका क्या नाम है, याद भी नहीं रखते होंगे इसको। तो ये है यहाँ पे फर्क थोड़ा सा। सही बात है, मैं आपकी इस बात से एग्री भी करता हूँ कि पाकिस्तान में जब लेट्स से कि अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसके लिए डू और डाई सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे आपके पास 3 से 4 अटेम्प्ट है, मतलब एक बार फेल हो गए उसके बाद दोबारा कर सकते हो, दोबारा कर सकते हो, मतलब सिस्टम काफी फॉरगिविंग है। तो आपकी बात से मैं फुल एग्री करता हूँ। तो उसके बाद अगर हम आ जाएं इस बात पे कि जिस तरह के यूरोप में एक एंटी इमिग्रेंट वेव चल रही है, जिस तरह हम नीदरलैंड में देखें तो ग्रीट विल्डर्स ने गवर्नमेंट बनाई है, उसके बाद फिर फ्रांस और जर्मनी में भी एंटी इमिग्रेंट्स पार्टीज की सपोर्ट बढ़ी है। पार्टीज तो पहले से एग्जिस्ट करती थी, मतलब ये लोग तो पहले से अपना प्रोपेगेंडा प्रोपोगेट कर रहे थे, लेकिन अब डिफरेंस ये है कि ये लोग सपोर्ट ले रहे हैं लोगों की। तो जब ये लोग सपोर्ट लेते हैं तो आप एज अ स्टूडेंट जो एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो क्या आप वो सपोर्ट सोसाइटी में ट्रांसलेट होती है, आपको नजर आती है कि यार के लोगों का बिहेवियर भी उस तरह चेंज हो रहा है इमिग्रेंट एज अ, मतलब हम तो इमिग्रेंट्स उस तरह नहीं है, लेकिन एज अ स्टूडेंट आप कुछ इस तरह की चीज फील करते हैं सोसाइटी में? यार टू बी ऑनेस्ट, स्वीडन के लोग दे आर वेरी काइंड। और लड़के लड़कियां आई मतलब ऑब्जर्व के बहुत ज़्यादा काइंड और मतलब नाइस जेंटलमैन। और जो भी आप पॉजिटिव वर्ड जितने भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वो सब यूज़ हो सकते हैं इनके लिए। स्वीडन के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत आपको प्यार देते हैं, और काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, रिस्पेक्ट देते हैं आपको। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान में रह के तो पता नहीं क्या क्या हम सोचते थे। लाइक कुछ इंसिडेंट्स भी हुए थे जहाँ पे मेरे ख्याल से कुरान पाक को जलाया था कुछ लोगों ने। तो वो स्वीडन के बारे में एक नेगेटिविटी थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला ये लोग तो रिलीजन को इतना फॉलो ही नहीं करते। मोस्टली यहाँ पे जो स्वीडिश हैं लोकल मोस्टली एथियस्ट होंगे, और अगर कुछ क्रिश्चियन भी होंगे तो उनका रिलीजन से कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता लगा हो। जिस तरह हम बहुत ज़्यादा क्रेजी होते हैं रिलीजन के लिए, सेंसिटिव होते हैं, हर वक्त कोई टॉपिक छेड़ दे तो घंटों हम डिस्कस कर सकते हैं। ये लोग तो डिस्कस ही नहीं करते ये चीज़ें। तो मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ ऐसा कि एज अ मुस्लिम मुझे कोई डिफरेंट इन्होंने ट्रीट किया हो, या एज अ पाकिस्तानी डिफरेंट इन्होंने ट्रीट किया हो। कोई भी मुझे फ़र्क नहीं लगा। पॉलिटिक्स आई डोंट नो, दूसरे मुल्कों में हो सकता है कि लोग फील करते हो, मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं दूसरे मुल्कों का, नेदरलैंड्स वगैरह का। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मेरे ख्याल से न्यूज़ में जो चीज़ दिखाई जाती है रियलिटी काफ़ी डिफरेंट है उससे। और जैसे मैंने कहा ना, लोग तो इस चीज़, इवन दूसरे मुल्कों में मेरे ख्याल से क्रिश्चियंस जो आजकल वो नहीं इतना ज़्यादा रिलीजन में, अगर कोई है भी ना, मैंने पूछा भी है उनसे, तो वो कहते हैं हम इतना ज़्यादा है नहीं, सिर्फ नाम के वो है। तो उस लेकिन ये है कि जो इमिग्रेंट्स मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से नहीं, मतलब पूरी मुस्लिम वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, फाइनेंशियली भी, करियर वाइज भी, आप लाइफ अच्छी यहाँ पे सेट कर सकते हो, तो काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। अब उनका हर किसी का यहाँ पे डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट बिहेवियर होता है। तो
हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, आप अपना वो इमेज दिखाते हैं यहाँ के लोकल्स को कि आप किस तरह के बंदे हैं। अगर ये बिहेवियर एक मतलब एक बंदे का फिर सबका मिला के एग्रीगेट बिहेवियर अगर आपका बुरा हो जाए या फिर ऐसा आप कुछ करें कि इनको फील हो कि यार ये वाली जो कम्युनिटी है ना ये थोड़ी सी थ्रेटनिंग है, मतलब या फिर इनको फील हो कि कोई मसला है, तो फिर हो सकता है कि कोई एटीट्यूड चेंज होता हो, लेकिन वो पॉलिटिक्स की हद तक है मेरे ख्याल से। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग आ गए इमिग्रेंट्स, हमारी जॉब्स खत्म हो गई हैं, जो कि किसी हद तक सही होगा, क्योंकि जो इमिग्रेंट्स हैं वो लो लेवल की जॉब मोस्टली करते हैं जितना मैंने देखा है। तो किसी हद तक हो सकता है जॉब्स में थोड़ा सा हो गया हो, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा सा मसला हुआ हो। लेकिन खैर स्वीडन में तो ऐसा मैंने कुछ भी फील नहीं किया, लेकिन बाकी मुल्कों में किसी हद तक होगा सच इसमें, किसी हद तक नहीं होगा, किसी हद तक सिर्फ पॉलिटिक्स होगी। आप क्या समझते हैं इस बारे में? लेकिन इस बारे में थोड़ा सा ये भी है ना कि हम लोग एज अ स्टूडेंट रह रहे हैं, तो हमारा जितना भी इंटरेक्शंस होती हैं वो स्टूडेंट्स के साथ होती हैं, तो वो उनको पता है कि यार हम लोग यहाँ पे पढ़ने आए हैं, हम यहाँ पे जितना टाइम गुजारेंगे, हम लोग तो चलो लेट्स से कि आप स्कॉलरशिप पे हो, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो फी पे करते हैं, तो एज उनके लिए एक थोड़ी सी पॉजिटिव इमेज है एज कम्पेयर टू उस बंदे के जो इमिग्रेंट है और स्पेसिफिकली असाइलम लेके आया है। उसने तो मतलब उसका बैकग्राउंड भी उनको नहीं पता कि वो एज अ उसका क्या क्या बैकग्राउंड था, क्रिमिनल था, क्या था। तो उसने फिर यहाँ पे आना है, उसका फिर जब उसने यहाँ पे आना है तो फिर उसने ना फिर उसके पास कोई स्किल है ना उसके पास कोई एजुकेशन है। तो एज कम्पेयर जब उनके लिए पॉलिसीज बनती हैं तो फिर ये तो नहीं देखा जाता कि यार ये असाइलम सीकर है तो इसके लिए वो फिर एक जनरल पॉलिसी बन जाती है, जिस तरह आजकल वर्क परमिट की अमाउंट चल रही है, वो तो फिर सबके लिए होगी, स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं। तो उस सेंस में मुझे लगता है कि थोड़ा सा इधर है कि आपको, लेकिन जब डिस्क्रिमिनेशन होती है तो फिर वो ये तो नहीं देखती कि बंदा असाइलम सीकर है, ये स्टूडेंट है, तो फिर वो हाँ जब सबके लिए। पॉलिसीज बनती हैं तो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ फिर कुछ लोग फेस भी करते हैं, लेकिन वो हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, हर जगह अच्छे और बुरे लोग हैं, तो मतलब किसी लोगों का बुरा एक्सपीरियंस भी हुआ होगा, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन के किस बंदे से आपका वास्ता पड़ा है। तो अब चलते हैं अपने मुल्क की तरफ, प्यारे पाकिस्तान की तरफ। तो हाँ पाकिस्तान में जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, मतलब इंटरनेशनल मीडिया अल जजीरा ने भी उसको, जो गवर्नमेंट बनी उसको मैंडेट थी उसका, तो अब जिस तरह लोगों ने वोट किया, जिस तरह यूथ ने वोट किया, डिस्पाइट कि आप उससे एग्री ना करें लेकिन लोगों ने वोट किया, और उनके वोट के साथ जो कुछ हुआ वो मतलब मीडिया पे भी रिपोर्ट हुआ, मेजोरिटी को माइनॉरिटी बना दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का क्या फ्यूचर होगा? फ्यूचर वही होगा जो मतलब मुझे जो पास्ट रहा है वही वही मुझे लगता है फ्यूचर होगा, क्योंकि अब पता है मसला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया वो, इन अ सेंस के इमरान खान की पार्टी के बाद ना ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, पहले तो ये एक दूसरे के खिलाफ थे, तो अब ये इनका गठ जोड़ कहते हैं ना इसको, मुख सही मुकाया जो, बात है। वो इनका बन गया है। और ये सिर्फ अपने साथ नहीं बल्कि ये आर्मी के साथ भी मिलकर इमरान खान को हराना या इमरान खान के खिलाफ जितनी भी साजिशें हैं उसमें उसको बिहाइंड द सीन सपोर्ट करना। तो पहले ये ऐसा नहीं था, मतलब पहले हो सकता है किसी एक पार्टी को फेवर मिलती हो तो दूसरी पार्टी सड़कों पे हो या उसको उसके खिलाफ कोई हो, लेकिन अब ये है कि ये मेन स्ट्रीम वाली जो दो मेजर पार्टीज हैं ये भी आर्मी के साथ मिल गई हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब इस लिहाज से फ्यूचर और ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहा है। एज जब आप एक पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान की सूरत हाल देखते हैं, तो आप क्या फील करते हैं? आप उसके बारे में आपको कोई होप नजर आती है कि यार मे बी 10 सालों बाद सिस्टम ठीक हो जाए, कुछ टाइम बाद, या आपको कोई होप नजर नहीं आ रही? मुझे कोई होप नहीं है कि 10 साल बाद सिस्टम ठीक होगा या 20 साल बाद। इमरान खान एक होप थी टू बी ऑनेस्ट, मतलब होप इन द सेंस के ही वाज समवन जो कि हम इंतज़ार करते ना कि कोई रेवोल्यूशन आएगा उसके बाद चेंज आएगी, तो वो एक थोड़ी सी होप फील हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर वो इमरान खान भी इन लोगों के पीछे पड़ गया, फिर आर्मी के साथ भी वो वन पेज वाली पॉलिसी, कुछ डिफरेंट नहीं था इन सेंस के कुछ नया वो करता, लेकिन कोविड भी आ गया, फिर उसके साथ और भी मसले हो गए, वो गवर्नेंस के मसले हो गए, तो उस तरह सक्सेसफुल नहीं हो सका इकोनॉमी में। लेकिन मतलब इमरान खान से होप जुड़ी थी वैसे टू बी ऑनेस्ट, लेकिन वो होप ज़्यादा देर चल नहीं सकी, मतलब मेरे हिसाब से। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन लोग तो इमरान खान की 4 साल की हुकूमत के बाद भी होप्स लगाए बैठे थे, अब भी
उनकी होप्स थी कि इमरान खान इज़ द वन जो कि उनको नया फ्यूचर और नई डेमोक्रेसी या जो भी लोगों की थी, लेकिन he also became part of the system, I think, part of the military establishment, उनका जो narrative था, और when he tried to challenge it, और challenge भी in a sense के he wanted to put in place some people who were in his favor, I think, तो वहाँ पे थोड़ी सी confrontation हुई और इसको साजिश के तहत हटाया गया। तो मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं ज़्यादा इतना बाद में इम्प्रेस नहीं हुआ, बाद में तो मेरी जो होप्स थी वो थोड़ी सी डैश हुई, मतलब मैं इतना ज़्यादा वो नहीं, लेकिन शुरू में होप्स थी कि इज समवन जो कि कर सकता है, लेकिन बाकी ये पीपल्स पार्टी के किसी भी बंदे से, मुस्लिम लीग नून के किसी भी बंदे से मेरी कोई वो होप नहीं है, इवन पीटीआई के किसी भी बंदे से नहीं है, सिर्फ इमरान खान से अब भी, मतलब ही इज द वन हु कैन डू इट, बट वेदर ही विल डू इट और नॉट, दैट्स like in the air, ये बाकी he is the only one, यार मतलब आपको नहीं लगता कि यार पर्सनैलिटी से बाहर निकलना चाहिए लोगों को, मतलब आप आइडिया पे बिलीव करें कि एक इमरान खान को सिर्फ इस बेस पे लोगों की सपोर्ट मिली थी ना कि यार एंटी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, कि मतलब दूसरी तरफ अगर खानदान है तो इस तरफ है, इसको सपोर्ट बेस इस वजह से मिली थी कि बाकी करप्ट लोग तो कुछ इसके साथ भी थे और करप्ट लोग तो उन पार्टीज में भी थे। तो अगर लोग इस चीज आइडिया पे बिलीव करें कि यार हम लोगों ने ऐसी पार्टीज को इलेक्ट ही नहीं करना, हमने उनको सपोर्ट ही नहीं करना, तो वो उससे फिर आपको नहीं लगता कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान रहे ना रहे? अगर आइडिया कौम में एग्जिस्ट करता है क्या ये चीज है कि आपने अपने हक के लिए आवाज बुलंद करनी है, आपने इस चीज को सपोर्ट करना है कि यार डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ना है, तो फिर पर्सनैलिटी से बात ऊपर जा सकती है। असल में आइडिया आप देखें ना, आइडिया आपके पास भी है कि किस तरह मुल्क को बेहतर रास्ते पे ले जा सकते हैं, मेरे पास भी होगा, जो आम आदमी हर किसी के पास आइडिया होता है, आइडिया तो हर किसी के पास होता है, आइडिया इज लाइक आप बैठे बैठे सोचें, आपके पास आइडियाज आएंगे। अब मसला ये है कि इमरान खान जो था ना, ही हैड एक्सेस टू पावर, he had connections in the army, connections in the business community, connections in the religious community, हर किस्म की कम्युनिटी में इसके राब्ते थे, और ये डिफरेंट जो कम्युनिटी के लोग हैं ना, दे आर एक्चुअली पिलर्स ऑफ स्टेट कह लें या सोसाइटी कह लें, जो कि आइडिया को एक मटेरियल शेप देते हैं। अब आपके पास आइडिया है लेकिन आपके पास पावर नहीं है, यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इमरान खान वाज द वन हु कुड इन्फ्लुएंस एवरीवन, ही कुड इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पार्टीज, इवन अपोजिशन वाली पार्टीज को भी कर सकता था। लोग मेरे ख्याल से तरसते होंगे इमरान खान से मिलने के लिए, इमरान खान उनके पास, क्योंकि ये बाकी पार्टीज वाले भी मतलब दे वर ट्राइंग कि ये हमारे साथ मिलके काम करे, तो अल्दो दे वुडंट हैव गॉन टू दैट एक्सटेंट जो कि इमरान खान चाहता था, लेकिन ये कि इमरान खान के पास एक्सेस थी, ही कुड हैव इन्फ्लुएंस द सोसाइटी थ्रू बिजनेस, क्योंकि बिजनेस एलीट, मिलिट्री, पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब दे पॉलिटिशियंस जो हैं, आप कह रहे हैं इनको फ्यूडल हैं, लेकिन दे हैव इन्फ्लुएंस इन देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी, चाहे वो पीर हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो कोई भी हो। असल में आपने चेंज लाना है ना, चेंज के लिए आपको पावर चाहिए, व्हेन यू कैन मतलब इन्फ्लुएंस योर सोसाइटी, चेंज देयर थॉट्स। और मजहबी लोग भी इमरान खान के साथ थे, क्योंकि इमरान खान ने जो स्लोगन लगाया था यूएन में जाके, तो और मदीने की रियासत वगैरह ये वाले आइडियाज, तो रिलीजियस सपोर्ट भी थी, तो हर किस्म के एलिमेंट्स की सपोर्ट थी इसके पास। तो मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि होप इस तरह थी क्योंकि ही वाज ब्रिंगिंग सम न्यू आइडिया। तो व्हेन यू हैव न्यू आइडियाज, गुड आइडियाज टू चेंज योर कंट्री, एंड व्हेन यू हैव पावर टू चेंज योर कंट्री, देन आई थिंक यू कैन डू इट। उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि होप थी इसमें। बाकी जो पार्टीज हैं, दे वोंट चेंज एनीथिंग, दे विल रिमेन इन द स्टेटस को, बिकॉज वहाँ से उनको पावर मिलती है, वहाँ से वो आगे बढ़ते हैं। If Imran Khan wanted to change it, the status quo, he could have done it, but he didn't do it, or he wasn't able to do it. जो भी मेरे ख्याल से, I don't know, कहना थोड़ा मुश्किल है कि he didn't do it, he couldn't do it, or he wasn't able to do it, he was not allowed to do it. I don't know. इस पे मतलब मेरे लिए कहना डिफिकल्ट है, लेकिन इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि he was the hope, otherwise तो बाकी आइडियाज की मतलब पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स वो इसलिए कि यार ही वाज अ सेलिब्रिटी एंड ही हैड, उस सेलिब्रिटी स्टेटस की वजह से ही हैड एक्सेस टू पावर, एक्सेस टू डिफरेंट लीवर्स ऑफ पावर इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ हिज सेलिब्रिटी स्टेटस। तो अगर वो इसके पास ना होता तो हो सकता है इसको कोई लिफ्ट ही ना कराता, आम सा
पॉलिटिशियन होता। तो वो पर्सनैलिटी तो मैटर तो करती है, जो भी लीडर हो। आई थिंक लीडरशिप का यही होता है ना कि लीडरशिप की वो कैरिज्मा होता है। तो मेरे ख्याल से इसलिए पर्सनैलिटी मैटर्स बिकॉज इट गिव्स यू। मैं आपकी बात से एग्री करूंगा, और मैं मुझे खुद ये लगता है कि यार अगर एक प्रॉपर लीडर नहीं है तो आइडिया उस तरह काम नहीं करता। लेकिन एक लीडर है वो इमोर्टल तो नहीं है, एक स्टेज पे उसने मरना है, ठीक है, इंसान है। तो अब ये चीज कौन एश्योर करेगा कि अगर उसके जो आइडियाज थे वो आगे ट्रांसमिट नहीं होते, मतलब कि अगर जो उससे अगला लीडर आता है, लाजमी तो नहीं है कि अगर एक और इमरान खान आएगा राइट में उसको रिप्लेस कर लेगा। तो अगर इमरान खान किसी स्टेज पे चला जाता है तो उसके बाद फिर लोग क्या उस आइडिया को छोड़ देंगे सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान रिप्रेजेंट कर रहा था? तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लोग उस चीज को कंटिन्यू भी करें। मतलब जिस तरह भुट्टो था, भुट्टो का आइडिया मतलब लोगों को एक स्टेज पे पसंद आया, लेकिन भुट्टो गया उसके बाद लोगों ने मार्शल लॉ पे मिठाइयां भी बांटी। तो वही लोग थे जो भुट्टो को सपोर्ट कर रहे थे, जो भुट्टो की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी पूरे पाकिस्तान में। लेकिन जब भुट्टो को फांसी उसके बाद कुछ, चलो 1 या 2 डिकेट्स के बाद लोगों ने मार्शल लॉ पे मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी। तो इन अ सेंस कि तब वो आइडिया फिर वो पता नहीं क्या होता है। हमारी ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसपे बहुत टाइम लग जाए कि सोसाइटी में ऐसा क्या होता है कि लोग वापस उस आइडिया की तरफ वापस चले जाते हैं जिससे वो खिलाफ होके एक चीज को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम वापस तो उस पे आए डेमोक्रेसी पे, तो ईयू पे आते हैं, जो जो मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ हूँ। तो ईयू ने 1997 से लेकर 2018 तक रिपोर्ट पब्लिश की इलेक्शंस के बाद। लेकिन 2024 के जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट इंस्टेड के वो पब्लिक करते, लोगों को बताते क्या हुआ क्या नहीं, उन्होंने वो रिपोर्ट हुकूमत को दे दिया। मतलब कि जिन पे इल्जाम लग रहा है धांधली का, उन्होंने वही रिपोर्ट उनको दे दी कि आप पब्लिश करो। अब वो गवर्नमेंट रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर रही। तो आपको क्यों लगता है कि वेस्ट, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या रीजन है कि ईयू जब डेमोक्रेसी की केयर नहीं करता, लेकिन हम लोगों को लेक्चर्स में हमें मतलब पूरे पूरे घंटे लगा देते हैं डेमोक्रेसी पे लेक्चर देते हुए, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल टर्म में आती है तो उसके बारे में केयर नहीं करते? यार डेमोक्रेसी मेरे ख्याल से आइडियल है एक, मतलब तो प्रैक्टिकल जो है ना वो पावर पॉलिटिक्स होती है। अब वो रिपोर्ट मतलब मैं क्या कहूँ उसके बारे में, मतलब यार इमरान खान वाज अपेरेंटली, जो वो समझते होंगे कि हमारे खिलाफ था, उसकी सोच हमारे खिलाफ थी। तो ऐसी कोई रिपोर्ट दें जिसमें इमरान खान या उसकी पार्टी की सपोर्ट जाहिर हो या उनके उनके स्टांस को सपोर्ट मिले, तो हो सकता है इसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने ना पब्लिसाइज किया उसको, रिपोर्ट को। और डेमोक्रेसी की कौन केयर करता है यार, मतलब इन लोगों के रिलेशंस, मतलब उन मुल्कों के साथ, इवन जर्मनी के रशिया के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज थे। अब क्या इसमें लंबी डिबेट हो जाएगी लेकिन ये है कि डेमोक्रेसी कोई नहीं इसको वो करता। प्रैक्टिकली पावर पॉलिटिक्स है, और चाहे वो डिक्टेटर हो, अगर ही इज टेकिंग केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट तो दे विल लाइक हिम। इफ दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट तो वो नहीं। तो इमरान खान का अलग एक था कि वो मतलब उनके इन्फ्लुएंस में, उनके प्रेशर में आके कुछ नहीं करता था, जो उसको ठीक लगता था वो करता था। तो मेरे ख्याल से क्या मसला, क्या मेरे ख्याल से वो रशिया गया था, ये वाला मसला था ना। उन्होंने कहा था कि हाँ आप वही कंडेम करें रशिया को। इमरान खान ने कहा हम क्यों एग्जैक्टली कंडेम करें। उस पे थोड़ी सी इनमें वो हुई थी। एग्जैक्टली। हाँ तो क्या है यार, मतलब हम क्यों कंडेम कर रहे हैं, मतलब आपके अगर रिलेशंस ठीक नहीं है, हमारे हमें हमें क्या मतलब रशिया से, हम क्यों कंडेम करें। मतलब तो मतलब वही है ना कि इंडिया भी वही करता है। मतलब आप अपना इंटरेस्ट देखें। तो इमरान खान वही कर रहा था, पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो था वो देख रहा था, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये था कि पाकिस्तान को कंडेम नहीं करना चाहिए, मतलब उस सेंस में एक बैलेंस वो करना चाहिए, मतलब अनलेस के पाकिस्तान के कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हर्ट हो। तो अदरवाइज उसकी पॉलिसी ठीक थी। लेकिन वो ऑफ कोर्स फिर इमरान खान का मसला ये था कि वो उसने पब्लिक स्टेटमेंट दी लोगों के सामने। इसका फिर मसला ये होता है कि मतलब आप लोगों में यूरोप के खिलाफ या यूरोपियन कंट्रीज़ के खिलाफ एक ओपिनियन बना लेते हैं आप इस तरह। अब लोग सारे खिलाफ, लोगों के जहन में बात आ गई कि भाई ये यूरोपियन जैसे तो वैसे। तो यूरोपियंस का यूजली सॉफ्ट इमेज रहा है ना पाकिस्तान में, चाइनीज की तरह वो पीछे होते हैं, यूएस आगे होता है, यूएस खबरों में भी होता है, यूरोप नहीं होता। तो इस लिहाज से एक थोड़ी सी नेगेटिविटी इमरान खान ने फैलाई यूरोप के बारे में पब्लिक करके इसको, जो कि उनको बुरा लगा होगा, और इसलिए हो सकता है कि वो सपोर्ट ना कर रहे हो ये
मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो यूक्रेन वाला इशू हुआ था उसने कहा था कि मैं पब्लिक में क्या हम क्यों आपके गुलाम है, जो बात बड़ी मशहूर भी हुई थी। तो हाँ लेकिन मेरे लिए जो सबसे शॉकिंग चीज है कि जब हम लोगों को पढ़ाया जाता है तो मतलब जब डेमोक्रेसी को यहाँ पे रखा जाता है कि यार नो मैटर वर्ड सामने प्रमोट करना है, तो उसके लिए फिर जब वो उसी तरह जब वो हिपोक्रेसी दुनिया के सामने आती है तो वो फिर मुझे नहीं लगता कि यूरोपियंस को क्यों क्यों समझ नहीं आती कि यार इतनी बड़ी हिपोक्रेसी है। मतलब एज अ लीडर्स की तो बात करूं कि वो रियलिस्ट सोचते हैं, लेकिन लोग इस चीज के खिलाफ क्यों नहीं वो करते। लेकिन एट द एंड यहाँ पे लोग इतने लिटरेट नहीं है हमारी सोसाइटीज के लिहाज से। तो अगर आपकी इसी से आगे क्वेश्चन है, जो आपकी जो फील्ड भी है पॉलिटिकल साइंस, तो अब आप मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं। तो एक जो बहुत बड़ी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है कि वन साइज फिट्स ऑल, कि मतलब एक जो सिस्टम है, लेट्स से कि डेमोक्रेसी है, तो अगर हम चाइना की एग्जांपल है, आपने चाइना के लिए बहुत काम भी किया, आपने लिखा भी है, तो चाइना जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वो उनका सिस्टम बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में ले आए हैं, पॉवर्टी को बिल्कुल खत्म कर दिया। तो आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक निजाम होना चाहिए पूरी दुनिया में गवर्नेंस का, या मुल्क को चलाने का, या डिफर होना चाहिए? यार मेरे हिसाब से डिपेंड करता है टाइम और कॉन्टेक्स्ट पे। अब ये डेमोक्रेसी ये मेरे ख्याल से 200-300 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। इससे पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इसका। आई थिंक पहले मोनार्की होती थी या एम्पायर्स होती थी, वो हर किस्म की, और किंग होता था और वो सारी दूसरी अवाम नीचे या दूसरे आर्मी, और ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि आप इस तरह इलेक्शंस हों या फिर लोगों को फ्रीडम हो। अब चाइना का मसला सिर्फ एक नेगेटिव ये है कि मतलब जो उसको कहा जाता है वो ये कि फ्रीडम नहीं है लोगों के पास एक्सप्रेस करने की, अपना प्रोटेस्ट वगैरह करके अपना ओपिनियन शेयर करने की। तो जब आपके पास ये वाली फ्रीडम ना हो कि आप पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सके, तो मतलब इट मीन्स कि यू डोंट ओन द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो भी आपके लिए करे, यू आर एट द रिसीविंग एंड, आपका कोई रोल नहीं है उस लिहाज से। आप जो जो भी डेवलपमेंट हो रही है गवर्नमेंट में या मुल्क में, आपका डायरेक्ट उस लिहाज से जो भी पॉलिसी बन रही है आपका कोई रोल नहीं है। तो थ्रू डेमोक्रेसी ये है कि लोगों के हाथ में वो थोड़ी सी पावर आती है कि दे कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। और जिनको लगता है कि अब देखिए मुसलमान जो यहाँ पे रह रहे हैं ना इस सोसाइटी में, वेस्टर्न सोसाइटी में, इनके पास ड्यू टू डेमोक्रेसी आई थिंक एक पावर है, दे कैन चेंज द ओपिनियन ऑफ देयर लीडर्स। अब जो लीडर्स या जो पॉलिटिशियंस या जो पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट में हैं, अब वो अगर फॉर एग्जांपल किसी कंट्री को कंडेम नहीं कर रही फॉर देयर एक्शंस, तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, ये थ्रू देयर वोटिंग पावर दे कैन इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन। ये चाइना में नहीं हो सकता, रशिया में नहीं हो सकता, ये सिर्फ डेमोक्रेसी में हो सकता है। अब लोगों के पास सिर्फ दो तरीके होते हैं रिस्पॉन्ड करने के। एक तो ये कि वो वायलेंस की तरफ जाएं, अपने हाथ में वो जिस तरह कहते हैं अपने हाथ में क्या असला उठाना, क्या तो अपने हाथ में कानून या जो भी आप कहते हैं उठाना, कानून हाथ में लेना। कानून हाथ में लेना। तो या तो एक वो तरीका है या फिर तरीका है कि आप वोट के थ्रू चेंज लाएं, आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करें, प्रोटेस्ट करें। और मतलब ये आई थिंक वोटिंग पावर इज़ अ ह्यूज पावर, जहाँ पे मेरे ख्याल से अमेरिका में, यूरोप के बाकी मुल्कों में वोटिंग पावर यूज़ होता है पॉलिसी चेंज। ऑस्ट्रेलिया में यूज़ हुआ है। ऑस्ट्रेलिया जो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे कौन सी थी, अल्बनीज तो है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी लेबर है मेरे ख्याल से। उन पे मुस्लिम जो वहाँ के थे ना मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो बायकॉट कर रहे थे सेशंस का, और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे। मुस्लिम कम्युनिटी जो थी उनका प्रेशर था अब कंडेम करें, और ऑस्ट्रेलिया ने कंडेम किया और काफ़ी रोल प्ले किया इसमें रेजोल्यूशन वगैरह में। बाकी देखें सारे मुल्क, यूरोपियन मुल्क कर रहे हैं। और अब तो कल हुआ है ना रेजोल्यूशन जिसमें यूएस ने भी इसको कर दिया। दिस इज आई थिंक पावर, एक पब्लिक ओपिनियन का पावर। और ये ना हो तो मेरे ख्याल से आप पॉलिसी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इस लिहाज से आई थिंक डेमोक्रेसी इज अ गुड कॉन्सेप्ट। और मतलब वन साइज फिट ऑल अप्रोच ये कि तो नहीं है, लेकिन ये है कि एक एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप हर मुल्क में उसकी कल्चर और सोसाइटी के हिसाब से जो वहाँ का मतलब वो कुरान पाक में लफ्ज़ यूज़ होता है अमर बिल मारूफ। तो मारूफ की डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन एक उर्फ़ आम में जो चीज़ हो रही है अच्छा जिसको समझा जाता है, आप उसका वो करें।
तो एक कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि जो गुड मतलब कंसीडर होता हो किसी सोसाइटी में, तो आप उसी को वो करें, प्रमोट करें। तो उस लिहाज से चाइना में अगर ऐसा है कि चाइना में इस चीज़ को लोग, अब हमें कैसे पता कि लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि वहाँ पे रेफरेंडम तो होता नहीं है। हाउ टू मेजर द पब्लिक पल्स इन चाइना, के चाइनीज़ जो हैं इस सिस्टम को, चाहे कितनी उनकी इकॉनमी डेवलप हो गई हो, चाहे डू दे सपोर्ट दिस सिस्टम और दे वांट सम फ्रीडम, सम डेमोक्रेसी, ये किस तरह पता चले? ये थोड़ा सा मुश्किल है। या तो होगी रिसर्च इस पे, लोगों के व्यूज़ वगैरह जो खास करके यहाँ पे चाइनीज़ हो सकता है। अब देखें मसला ये है कि एक्सपोजर जिसका ज़्यादा होगा ना, वो उसकी डाइवर्स उसका व्यू पॉइंट होगा। अब नॉर्थ कोरिया में अगर लोग बाहर नहीं निकल रहे तो उनको वही सिस्टम अच्छा लगता होगा, यार दिस इज गुड। तो अब ये जो धमाके करते हैं, फॉर एग्जांपल सुसाइड अटैक्स, वो कल नहीं आज वीडियो देख रहा था ट्विटर पे, वो बैग हाथ में लेकर वो मतलब रख रहा है और एकदम से धमाका हो जाता है। अब देखिए खुद को मारना, अब ये लोगों को एक्सपोजर नहीं है ना, लोगों का डाइवर्स दुनिया नहीं देखी, कुरान पाक डाइवर्स व्यू से नहीं पढ़ा कि लाइफ की कितनी सैंक्टिटी और लाइफ की कितनी इंपॉर्टेंस है, और आपको अल्लाह ने लाइफ दी है प्रोडक्टिव काम के लिए, आप खुद को मार के पता नहीं क्या करना चाहते हैं, जिसको हराम मतलब कहा गया है। लेकिन वो क्योंकि लोगों का एक्सपोजर नहीं है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, एक्सेस टू नॉलेज, एक्सेस टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो उनको रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है ना। उनके जो लीडर्स हैं उनको जो भी सिखाते हैं सिर्फ उन्हीं से सीखते हैं। आई एम श्योर कि इनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा जिसपे पूरी दुनिया की वो देख सके। इनको नहीं देते होंगे मोबाइल फ़ोन, क्योंकि इनका वो ब्रेन वॉश करते हैं ना, तो इनको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पे फोकस करते हैं। तो सोसाइटी में जहाँ पे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हो वहाँ पे तो फिर मेरे ख्याल से मसले होते हैं। लेकिन यहाँ पे लिमिटेड ना हो भी हो और ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे भी पोलराइजेशन होती है। वेस्टर्न सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में पोलराइजेशन है, इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, डिस इन्फॉर्मेशन या बहुत ज़्यादा एक्सेस, तो हर कोई मैनिपुलेट करता है। लेकिन ये इट्स अ ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कि आपको ट्रम्प भी मिलता है, फिर उसके बाद बाइडेन आ जाता है फॉर एग्जांपल, आपको इमरान खान मिलता है। लेकिन पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी का पता ही नहीं है ना कि क्या वहाँ पे कहा नहीं जा सकता है कि वहाँ पे लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट किया फिर भी दूसरे लोग आ गए लेकिन ये है कि पब्लिक पल्स पता चलती है। अगर डेमोक्रेसी ना होती तो आपको किस तरह पता चलता कि लोग इमरान खान के साथ है कि नहीं है? तो एक ब्यूटी है इसकी सिस्टम की, आपको पल्स लोगों की, पब्लिक ओपिनियन आपको पता चलता है। और आई थिंक इट आल्सो अफेक्ट्स पॉलिसी। और डिक्टेटरशिप में मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा है फर्क कि ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच होती है, नीचे से कलेक्टिव या इंक्लूसिव अप्रोच नहीं होती किसी में। तो ये थोड़ा सा फर्क है। बाकी आई थिंक इस रिलीजन में जाना नहीं चाहिए, लेकिन इस्लाम के लिहाज से आई थिंक इगैलिटेरियनिज्म या इसको जो मदीने की रियासत है, वेलफेयर स्टेट जो कॉन्सेप्ट है कि लोगों की हेल्थ केयर, एजुकेशन वगैरह और ये जितने कलेक्टिव मसले हैं उनकी वो लुक आफ्टर करना, आई थिंक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मेरे ख्याल से है, क्योंकि हमारे नबी पाक के पास आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आए थे मदीना से, कितने 72 थे या 70 थे, पता नहीं कितने, एग्जैक्ट नंबर नहीं मुझे नंबर पता, नहीं मेरे ख्याल में पता कि आप हमारे उसमें आए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप वहाँ पे आए और ये तो वो गए थे। तो मेरे ख्याल से ये भी एक काइंड ऑफ एक वो नीचे से, क्योंकि लोगों ने सिलेक्ट किया ना उनको लीडर, डिफरेंट ज्यूज और क्रिश्चियन के ट्राइब्स, पेगन ट्राइब्स जो मदीना में थे, सब ने मिलके एक वो सिस्टम बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो वो मेरे ख्याल से एक पार्टिसिपेटरी सिस्टम का कॉन्सेप्ट इस्लाम में भी है और कुरान पाक की आयत भी है, व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, आपस में कंसल्टेशन करके ही सारे वो करते हैं डिसीजंस वगैरह, जितने भी अफेयर्स चलाते हैं। तो इस लिहाज से थोड़ा सा डेलिबरेटिव या पार्टिसिपेटरी सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी जो कि पॉलिटिकल साइंस में हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इगलिटेरियन डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आई थिंक इस्लाम आल्सो सपोर्ट्स इट। तो इस लिहाज से, लेकिन फ्रीडम इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट कुरान पाक में भी है क्या, हर कोई मतलब अपना बर्डन खुद उठाएगा मतलब, और इसका इंडिविजुअल पे बहुत ज़्यादा फोकस है कुरान पाक में कि आप किसी और के नहीं, अपने ही सिर्फ क्या आयत है इसमें, मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन वो फोकस का ये है कि कोई किसी और का बर्डन नहीं उठाएगा, क़यामत के दिन हर कोई अपना वो करेगा। तो और डेमोक्रेसी या लिबरलिज्म का भी इंडिविजुअल पे फोकस होता है। खैर ये लंबी डिबेट है और इधर उधर में जा रहा हूँ, लेकिन आई थिंक आई सपोर्ट डेमोक्रेसी। और वन साइज फिट ऑल नहीं, लेकिन किसी हद तक होनी चाहिए डेमोक्रेसी आई थिंक।
नहीं, आपकी बात मतलब बहुत खूबसूरत आपने बात की, आपकी बात से हम काफ़ी हद तक एग्री भी करता हूँ कि आप टॉपिक से बाहर नहीं गए, आपने बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट किया और इस चीज़ से मैं भी एग्री करता हूँ कि यार हर एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर एक निज़ाम में कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो मतलब एक सोसाइटी को फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, मतलब कि लेट्स से कि आप मैं फ़िलहाल इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ जो एक्जिस्टिंग वर्ल्ड के सिस्टम है, तो उनका यही है कि मतलब कुछ अगर डेमोक्रेसीज़ में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। और जिस तरह के अब दूसरे जो निज़ाम है, जो अथॉरिटेटिव रिजीम्स हैं या जो डिक्टेटरशिप्स हैं, उनमें ज़्यादातर बुरी चीज़ें ही हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें ये भी हैं कि लेट्स से कि अगर ये एग्ज़ाम्पल लें कि वो काम थोड़ा जल्दी करवा लेते हैं। लेट्स से कि जो आपका डेमोक्रेसी में जो आपका एक एक जो जो आपकी वर्केबिलिटी है सोसाइटी में काम की, वो थोड़ा जल्दी काम करवा लेंगे जो भी। लेकिन आप हर चीज़ अच्छी में से अच्छी पिक कर सकते हैं और डेमोक्रेसी एक अच्छा निज़ाम है जो इस दुनिया में। और अगर इस्लाम की बात करें, वो तो मतलब बहुत सारी चीजें जिस तरह स्वीडन है, फिनलैंड है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट ही मतलब इस्लाम से आया है, जो लोगों की मदद करना। और ये लोगों ने बहुत खूबसूरत तरीके से उसको मतलब यहाँ पे हेल्थ फ्री है, आपकी एजुकेशन फ्री है। तो आपकी बात मतलब एग्री करता हूँ मैं। उसके साथ साथ हम लोगों को भी मतलब एज अ सोसाइटी वही चीजें पिकअप करनी चाहिए कि जो चीज अच्छी किसी भी सोसाइटी से हो, तो हमें नहीं देखना चाहिए कि यार किस सोसाइटी से आ रही है। अगर किसी भी सोसाइटी से हो, बेशक वो इनकी सोसाइटी से हो जिनको लोग काफिर कहते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज है तो हमें पिक करनी चाहिए, उससे मतलब सीखना चाहिए। तो आपने मतलब बहुत खूबसूरती से बयान किया उसको। और उसके बाद अगर आखिरी क्वेश्चन, आपको मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम ले लिया, तो आपसे मैं आखिरी क्वेश्चन ही करूँ कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, मतलब दुनिया में किसी भी मुल्क में आना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, फिलहाल जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है सॉरी, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या करें पहले, या वो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आके एक कामयाब स्टूडेंट रहें, कामयाब इंसान रहें यहाँ पे? यार डिपेंड करता है कि आप क्या सोच लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब अब काफ़ी लोग सिर्फ पढ़ने की गर्ज से नहीं आते, आपको भी पता है। इट्स अ सोर्स ऑफ कमिंग आउट, मतलब आउटसाइड, आउट ऑफ योर कंट्री और दूसरे मुल्क में। एक तो कुछ लोगों का एक जरिया होता है थ्रू एजुकेशन बाहर आना और यहाँ पे आके कमाना। कुछ लोगों का पर्पस सिर्फ पढ़ाई है, जो पढ़ने आते हैं और पढ़ाई के थ्रू आगे करियर अपना बिल्ड करना चाहते हैं और फॉर्मल जो सेक्टर है यहाँ पर ब्लू कॉलर जॉब वो करना चाहते हैं। तो डिपेंड्स क्या आपका क्या। तो एक जनरल सा कमेंट करना या रिकमेंड करना मेरे मेरे लिए वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो हर किसी पर अप्लाई नहीं होगी। क्योंकि आई कैन ओनली टॉक अबाउट पीपल हु आर कमिंग फॉर द सेक ऑफ पढ़ाई। और हाँ हाँ, वो उनके लिए, आप उनके लिए, बाकियों को हम बाकी छोड़ मेरा देते हैं। एक्सपीरियंस नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि हाँ, बाकी उनको छोड़ तो देते हैं। जॉब के लिहाज से सोच के लोग आते हैं कि यहाँ पे आके मैं काम करूँ और आगे फिर जो भी इनका सिलसिला होता है। कुछ लोग पढ़ाई छोड़ के उसमें लग जाते हैं। तो ये भी पहले तो मैंने सुना था कि लोग यहाँ पे कुछ, बल्कि अभी भी ऐसा ही होगा, 30 क्रेडिट्स करके डिग्री छोड़ के हाँ। तो आई कुछ डोंट लोग नो। कश्तियों में भी आ जाते हैं, तो हम लोगों ने तो सिर्फ उसकी बात ही करनी है जो तो जो जो प्योर स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी फील्ड में जॉब लेना चाहते हैं, जो अपने फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं। यार पाकिस्तान में आई डोंट नो कि हर किसी का कितना लेवल ऑफ कितनी लेवल ऑफ एजुकेशन या कितना लेवल ऑफ स्किल सेट होता है उनका। तो अगर आप समझते हैं कि आपके पास क्वांटिटेटिव या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की वो नहीं है स्किल्स, या डेटा एनालिसिस कह लें, डेटा विजुअलाइजेशन, जितनी भी ये कंप्यूटर बेस्ड जितनी भी टेक्निक्स है, अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है तो आई विल एम्फेसाइज कि आप वो वाली स्किल्स आप करें। और आपको भी मैं कह रहा हूँ कि आपके पास नहीं है तो आप भी इस पे फोकस करें, क्योंकि इसमें बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं और आपको काफ़ी कंपेरेटिव एज मिलता है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ यार, कोर्सेज इतने ज़्यादा होते हैं कि हम्म। रीडिंग्स इतना मटेरियल दे देते हैं, इतना में मतलब बिजी कर देते हैं ना कि ये दूसरी चीज़ें करने का टाइम। अब देखें नेक्स्ट सेमेस्टर में मेरे लिए इंटर्नशिप्स हैं। अब वहाँ पे आई वांट टू डू इंटर्नशिप जहाँ पे मैं ये क्वांटिटेटिव स्किल्स मेरे पास हों तो अप्लाई करूँ और उसकी आगे फिर हो सकता है जॉब वगैरह के प्रोस्पेक्ट्स बने। लेकिन वो नहीं है मेरे पास स्किल्स। तो अगर पाकिस्तान में अगर मैं थोड़ी सी अक्ल होती तो मैं स्किल्स सीख लेता। वो स्किल्स ऑनलाइन कोर्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, फ्री में पढ़े हैं। खान अकेडमी जो है काफ़ी उनके फ्री है। MITx वगैरह थोड़ी सी फीस लेते हैं, लेकिन HEC फंडेड भी है कोर्सेरा। आपको शायद पता है कि नहीं, HEC फंडेड अच्छा। कोर्सेरा है प्रोग्राम, जहाँ पे 8,000 मैंने पे किया था, लेकिन मैंने कोई कोर्स नहीं किया। जो कि मैं इसको बड़ी मतलब वो निकम्मापन मेरा समझें, लेजीनेस जो भी आप कह लें, लेकिन आई विल एम्फसाइज कि लोग ये क्वांटिटेटिव स्किल्स ज़रूर इस पे काम करें। या हर फील्ड में इसका स्कोप है।
किसी भी फील्ड में जाएँ, आपको ये वाली स्किल्स आपको काम आती है। जो भी टेक्निकल आपकी स्किल्स है ना, आप उन पे ज़रूर काम करें। और ये हो गया। बाकी स्कॉलरशिप पे फोकस करें यार। अगर आपके पास पैसे नहीं है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो स्कॉलरशिप लाजमी लेकर आए, क्योंकि अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं होगी तो यहाँ पे फिर आपको दिन रात ये काम ही करते रहेंगे पैसे कमाने के लिए, पढ़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो आपके पास पैसे होने चाहिए, एटलीस्ट फीस तो कवर हो, बाकी आप थोड़ा बहुत काम करके अपना रहने सहने का और ये वाला खर्चा निकाल सकते हैं। अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं है, फिर तो आप दिन रात काम ही करते रहेंगे, पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं। तो स्कॉलरशिप के बाद ही आए, स्कॉलरशिप के बगैर ना आए, ये सोच के कि मैं वहाँ जाके अर्न करूँगा। और तो इस तरह इट्स इम्पॉसिबल एटलीस्ट फॉर मी कि आप दिन रात काम भी करें, पढ़ें भी, फोकस नहीं रहता यार, टू बी ऑनेस्ट। तो ये 2 टॉप मेरे ख्याल से रिकमेंडेशंस हैं। बाकी आपकी आपकी कुछ मतलब बहुत ही अमेजिंग आपने दो। एक तो ये आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्किल्स वाली बात की है, जो ये मैं भी इस बात को मतलब आगे बताना चाहता हूँ कि जब मैं कुछ इंटर्नशिप देख रहा था या कुछ जॉब्स के एड देख रहा था, तो उसमें स्पेसिफिकली उनकी रिक्वायरमेंट थी। और ये ज्यादातर सोशल साइंस की फील्ड में होती है, और इवन कि आपका बाकी फील्ड में भी काम आता है, लेकिन अगर आप सोशल साइंस में, तो फिर तो आपके लिए मस्ट है। और उसके साथ साथ जो आपकी स्कॉलरशिप वाली बात है, वो भी आपकी 100% एग्रीड है, क्योंकि यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो पढ़ाई नहीं कर पाते, वो एक सेमेस्टर के बाद वापस चले जाते हैं, क्योंकि पहली फीस तो आप मतलब कमेटियां डाल के जो कुछ करके जिस तरह पाकिस्तान में आप इकट्ठी कर लेते हो, लेकिन अगर 80% पाकिस्तान में लोग हैं, तो उनका यही होता है कि यार हम वहां पे जाके फीस निकाल लेंगे। तो वो करके पैसे जमा हाँ, करके मतलब सब कुछ करके आ जाते हैं। और यहाँ पे बहुत मुश्किल है फीस निकालना। अगर आप या फीस निकाल तो लेते हैं, लेकिन फिर आप पढ़ नहीं सकते, आप वाली जो बात है। और ये दो चीजें तो टॉप हैं। और जो थर्ड मैं ऐड कर सकूं कुछ के, आप अगर इस तरह की कंट्रीज में आते हैं जो फिनलैंड है, स्वीडन है, और जिनकी मतलब इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज नहीं है, तो आप उसके लिए लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीख के आए, क्योंकि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे आपकी जॉब्स के लिए। और आप इवन कि आपको जिस सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए भी, अगर आप भी एग्री करते हैं कि आप लोगों से जाते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकें। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान से सारी तो नहीं सीख के आ सकते, लेकिन हाँ। अगर आप बेसिक्स थोड़ी बहुत सीख आए और यहाँ पे आप उसको आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से बेसिक सीखना शुरू करेंगे, तो फिर वो आपको काफी टाइम लगेगा, तो आप वो टाइम काफी बचा सकते हैं अगर आप पाकिस्तान से सीख आए तो। ये भी था कि मैं कुछ ना कुछ सीख, यहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिलता यार, दिल ही नहीं करता, इतना मैं थक जाता हूँ। शाम में थोड़ा टाइम मिलता है, लेकिन अभी तो खैर रमज़ान है यहाँ पे, तो रमज़ान आ गया, लेकिन ना भी होता था तो मैं नहीं कर सकता। मैंने थोड़ा ट्राई किया, लेकिन मैं कहूँगा मेरी अपनी सुस्ती है। लोग इसको जो आएँगे लड़के या लड़कियाँ, वो मेरे ख़्याल से कर सकते हैं। वहाँ पे रह के भी फ्री टाइम है, तो आप लैंग्वेज जहाँ पे जाना चाहते हैं, वहाँ की लैंग्वेज आप सीखें और यहाँ पे आके भी ट्राई करें। बाकी आपको तो आ गई है मेरे ख़्याल से, तो 50% नहीं, मुझे नहीं आई। मुझे मतलब 10 से 20% आई है, लेकिन वो आप वाली बात ये है कि अगर आप पाकिस्तान में उस टाइम आपको नहीं पता होता, मतलब मुझे भी उस तरह नहीं पता, मैं भी थोड़ी ज्यादा सीख के आता अगर उस तरह पता होता। लेकिन लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे रहने का सोच रहे हैं। अगर आपने 2 साल डिग्री करनी है और चले जाना, फिर तो आप ठीक है अपना सीखें, लेकिन आप लॉन्ग टर्म एक मुल्क में रहने का सोच रहे हैं, तो बहुत जरूरी है। लेकिन रियाज, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया एक और आपने आपकी। जी जी। एक क्वेश्चन आपके लिए मेरी तरफ से। जी जी आप लोग को करें। पता है स्वीडन मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे रहना चाहेंगे, ज़्यादा अरसा क्यों रहना रहना चाहेंगे इस लिहाज से? मतलब स्वीडन की ऐसी क्या खूबसूरती है कि आप यहाँ पे या इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाएंगे और यहाँ पे रहना चाहेंगे? ऐसा है कि आप रहना चाहते हैं और क्यों रहेंगे यहाँ पे? यार ये टोटली डिपेंड करता है कि 2 साल बाद क्या स्टेज होती है। अगर 2 साल बाद लेट्स से कि हमें, आप भी और मैं भी हूँ, तो हम एक यूनिवर्सिटी में, अगर व्यूअर्स को पता नहीं, हम दोस्त भी हैं बहुत अच्छे, तो अगर हमें, मुझे अगर लेट्स से मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर मुझे जॉब मिल जाती है, तो डेफिनेटली मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि स्वीडन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इन टॉप इन द वर्ल्ड है। वहाँ पे आपकी हेल्थ फ्री है, आपकी एजुकेशन फ्री है, तो आपको और भी बहुत सारे फंड है, तो उस तरह सोसाइटी आपकी बहुत बेहतर है। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास प्रॉपर जॉब नहीं है, और आपने जो वो जिसको कहते हैं थोड़ी ऐसा बुरी चीज तो नहीं, लेकिन थोड़ी आपकी लोअर किस्म की जॉब्स होती हैं, वो आप हार्ड लाइफ टाइम हार्ड यहाँ पे नहीं कर सकते। गुजारा नहीं होगा। हाँ, वो गुजारा नहीं। अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है फील्ड में, तो फिर तो मतलब आपके लिए एक टॉप प्लेस है दुनिया में रहने के लिए, फिर तो मतलब हर कोई रहना चाहेगा। लेकिन अगर उस तरह आप कामयाब नहीं हो पाते सोसाइटी में, फिर आई वुड सजेस्ट कि आप बेटर है कि पाकिस्तान चले जाएं। उधर आप ज्यादा कामयाब रहेंगे बजाय इधर के। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर उस तरह कामयाब नहीं है, तो मैं तो यही कहूंगा कि यार, अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो मैं वापस चला जाऊंगा।
तो दूसरा, आपने बहुत ही अमेजिंग इंसाइट शेयर किया, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, और आपके लिए हम दुआ करते हैं कि आप कामयाब हो और भी, और हम दोबारा आपको शो में लें वापस, आप आए अपनी यूजफुल इंसाइट्स पहले की तरह दें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी, और आप लोग अपना ख्याल करें, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो आप कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और भी सजेशन दें कि किस तरह और का कंटेंट लाया जा सकता बेल करें ताकि न्यू वीडियो आपको मिलती रहे उसकी इन्फॉर्मेशन। है। एग्जैक्टली। तो अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज।